Namaskar. In our last video, Tribes of Rajasthan, Bhil Part 1, we studied about the residential area, the type of houses, the type of food, clothing, language, family pattern, society, and wedding traditions of the Bhil tribe of Rajasthan. And today we will study about some other socio-economic characteristics of the Bhil tribe. हमारे पिछले ई वीडियो में राजस्थान की जनजातियाँ भील भाग 1 में हमने राजस्थान की भील जनजाति के निवास क्षेत्र, उनके निवास, आवास, भोजन, वस्त्र, भाषा, परिवार, समाज, विवाह आदि तत्वों के विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम भील जनजाति, जो कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है, उसके कुछ और सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। राजस्थान की भील जनजाति। राजस्थान की भील जनजाति में आपने देखा था कि ये लोग सामाजिक प्राणी होते हैं और परिवार और कुटुंब में साथ रहते हैं। कुटुंब इनका बेसिस होता है सोसाइटी का, और जब ये लोग परिवार में साथ रहते हैं, इनका एक मुखिया होता है जो कि उस कुटुंब के सबसे बड़े परिवार का सबसे बड़ा पुरुष होता है। ये पितृसत्तात्मक जनजाति है, भील जनजाति। तो आज हम इसकी कुछ और क्वालिटीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। भीलों के त्योहार एवं मेले। भील जनजाति हिंदू सनातन धर्म को मानने वाली जनजाति है और इसलिए ये ज़्यादातर हिंदू त्योहार मनाते हैं। उसमें भी होली इनका प्रमुख त्योहार होता है, क्योंकि इस समय इनकी फसल पककर तैयार हो जाती है। जंगल में पलाश, महुआ बहुत अच्छी तरह से फ्लेयर कर रहे होते हैं। ये पलाश और महुआ का सीज़न होता है, तो पलाश महुआ के जो पेड़ होते हैं वो फलों से और फूलों से लदे हुए होते हैं। इस समय ये लोग जो अपना होली का त्यौहार होता है या अन्य त्यौहार होते हैं, उसमें घूमर, गैर और गौरी नृत्य करते हैं। इसके अलावा इनका जो प्रमुख मेला है वो बेणेश्वर धाम का मेला है, जहाँ पे कि त्रिवेणी पर ये अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं और बेणेश्वर धाम को ये बहुत मान्यता देते हैं। अन्य त्योहार, उत्सव और मेलों में सामूहिक आयोजन होते हैं और इस समय जो इनके प्रमुख नृत्य हैं वे हैं घूमर, नेजा, गौर, गौरी, गैर आदि। धर्म। ये जीववाद के पोषक हैं और सनातन धर्म का प्रभाव इनके रीति रिवाजों पर देखा जा सकता है। इनके यहाँ हिंदू देवी देवताओं को मान्यता प्रदान की जाती है और उसके साथ ही ये प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते हैं। ये मानते हैं इंद्रदेव, पृथ्वी माता, महादेव, रामदेव जैसे जो हमारे भारतीय देवता हैं और हिंदू जो देवी देवता हैं और हिंदू मान्यताएं हैं, उसी तरीके से ये प्रकृति की शक्तियों को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और ये जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं जैसे वर्षा, बाढ़, सूखा, बीमारी, कृषि उत्पादन आदि में ये लोग इनको दैविक क्रियाएं मानते हैं। जब
बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है या इनका कृषि उत्पादन सही नहीं होता है, तो ये ऐसा मानते हैं कि इनके जो देवता हैं वो नाराज़ हो गए हैं और फिर उन देवी देवताओं को पूजा अर्चना करके मनाया जाता है। और ये माना जाता है कि जब भी देवी देवता खुश हो जाएंगे तो फिर इनके यहाँ प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगी और कृषि उत्पादन भी पूर्ण होगा। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जैसे कि तुलसी, पीपल, बड़ को की ये लोग पूजा करते हैं। इसी तरीके से नदियों और जल राशियों की भी कुओं को पूजते हैं, तालाबों और झीलों को पूजते हैं। इस तरीके से ये इनकी पूजा करते हैं। ये लोग जीववाद के पोषक हैं और जादू एवं अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। ये मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है और जो आत्माएं होती हैं वो अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की होती हैं। बुरी आत्माएं भूत, प्रेत, चुड़ैल, डाकिन आदि के रूप में होती हैं और ये भूत, प्रेत, चुड़ैल, डाकिन में विश्वास करते हैं। क्योंकि ये लोग अत्यंत अंधविश्वासी होते हैं तो इनके हर गांव में एक भोपा होता है। आवश्यक रूप से हर पाल, हर गांव में एक भोपा होता है जो कि इन आत्माओं को मनाने का काम करता है। ये ताबीज़, गंडा, जंतर मंतर आदि में विश्वास करते हैं और क्योंकि ये मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास करते हैं तो इन्हें स्वर्ग नरक में भी विश्वास होता है। इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो अभी भी परंपरावादी और रूढ़िवादी अर्थव्यवस्था है। मुख्य रूप से इनके यहाँ स्थानांतरणशील कृषि की जाती है जिसे स्थानीय रूप से वालरा कहा जाता है। किंतु अब शिक्षा के प्रसार से यहाँ ये जो इनकी वालरा कृषि है वो अब स्थायी कृषि में धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है और कुछ शिक्षित भील कृषक स्थायी कृषि भी करने लगे हैं। परंतु चाहे वो स्थायी कृषि हो या वो वालरा कृषि हो, वे दोनों ही अभी तक परंपरागत रूढ़िवादी तरीकों से की जाती हैं और प्रमुख रूप से जीविकोपार्जन के लिए होती हैं। अपने कृषि उत्पादन को सप्लीमेंट करने के लिए ये साथ में आखेट और वनों से उत्पादों का एकत्रीकरण भी करते हैं और इसी तरह जो इनकी स्थानीय जल राशियाँ हैं उनमें से ये मछली पकड़ना और मत्स्य पालन का कार्य भी करते हैं। शिक्षा और यातायात के विकास के कारण अब कुछ भील शहरी क्षेत्रों में भी आने जाने लगे हैं और कुछ वहाँ पर प्रवास करने लगे हैं। तो जो भील शहरी क्षेत्रों में हैं वो वहाँ पर मजदूरी और अन्य कार्य करते हैं। परंपरागत रूप से इनके यहाँ सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी प्रथा का प्रचलन है जिसमें सेठ साहूकार पीढ़ी दर पीढ़ी इनको जो पैसा उधार देते हैं उसका सूद चढ़ता रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये उस सेठ साहूकार के यहाँ कार्य करते रहते हैं। ये जो बंधुआ मजदूरी की प्रथा है ये इनके यहाँ सागड़ी प्रथा कहलाती है। सामाजिक संगठन, इनके प्रत्येक गांव में जिसे कि पाल कहा जाता है एक मुखिया होता है जिसे कि पटेल या मुखी कहा जाता है। यह जो मुखिया होता है यह उस कुटुंब या उस गोत्र के सर्वाधिक संख्या वाले परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होता है और यह मुखिया ही उस गांव के सभी प्रकार के झगड़ों को निपटाने का, धर्म, प्रथाओं और परंपराओं के निर्वाह का नेतृत्व करता है। इनका जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है गांव का
वह भोपा या दिवाली होता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि भोपा देवी देवताओं को मनाने के लिए जादू टोना, झाड़ फूंक आदि के काम करता है और यह माना जाता है कि जो ये भोपा है वो इन बुरी आत्माओं से और उन बुरी आत्माओं द्वारा दी हुई आपत्तियों, विपत्तियों, दुख दर्द से गांव का और गांव में रहने वाले निवासियों का भला करता है, उन्हें बचाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वो भगत होता है, जो कि उस गांव के सारे धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराता है। कि जब कोई शत्रु आता है या कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो उस समय ये भील, क्योंकि ये इनके यहाँ यातायात अभी डेवलप्ड नहीं है और वनों और पहाड़ियों में रहते हैं, तो ईज़िली संचार माध्यम इनके पास अभी डेवलप नहीं है, तो सूचना पहुँचाना बहुत ईजी नहीं है। तो इनके यहाँ ड्रम्स होते हैं और एक विशेष प्रकार से ड्रम बजा करके ये सूचना आपत्ति विपत्ति या शत्रु की पहुँचाते हैं और फिर उन ड्रमों की आवाज़ सुन करके लोग एकत्र होते हैं उस आपत्ति विपत्ति या शत्रु का सामना करने के लिए। और जो इनके मेजर अस्त्र हैं, जो प्रमुख अस्त्र हैं, वो अस्त्र या शस्त्र वो अभी भी तीर कमान और स्थानीय रूप से पाए जाने वाले पत्थर होते हैं। आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर। राजस्थान के दक्षिणी भाग में रहने वाले भीलों की आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत कमज़ोर है और इनका जीवन स्तर निम्न प्रकार का है। 60% से अधिक भील परिवार अभी भी गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं। ये लोग अशिक्षित हैं, रूढ़िवादी हैं और पहाड़ों और जंगलों में एकाकी जीवन बिता रहे हैं। पर जो अब सरकारी नीतियां और सरकारी प्रयत्नों से भील जनजाति की जो युवा पीढ़ी है उसमें भी जागृति आई है, शिक्षा का प्रसार हुआ है और सौहार्द बढ़ा है। अब कई भील परिवार के लोग आसपास के शहरों में रहने लगे हैं और शहरों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, तो वो शहरों में मजदूरी तो करने ही लगे हैं। कई रूढ़िवादी परंपराओं की बुराई वो समझने लगे हैं, जैसे वालरा कृषि स्थानांतरणशील कृषि है, वो अब स्थायी कृषि में परिवर्तित हो रही है। और क्योंकि ये मजदूरी करने लगे हैं, दूसरे प्रकार के कार्य करने लगे हैं, तो अब इनको रोज़गार भी प्राप्त हो रहा है और इनके जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि वर्तमान में अब जो राजस्थान की भील जनजाति है उनके लोगों में जागृति आई है, शिक्षा और सौहार्द बढ़ा है और भील लोग अब क्योंकि शहरी लोगों के संपर्क में आ रहे हैं तो इनके जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहे हैं। So in today's e-video, we studied about some of the social and economic characteristics of the Bhil tribe of Rajasthan, and we also saw that their economic structure is very low, the literacy rate is very low, but now due to government policies and the practices of the government, various plans and programs have been created for the upliftment of this tribe, and slowly and gradually education and literacy is increasing in this tribe. The area, its economy and its social pattern are changing and their living standards are being uplifted. Thank you.